क्या आपने कभी किसी ऐसे बिलियनियर के बारे में सुना है जिसके पास इतनी दौलत हो कि वो दुनिया का कोई भी आलीशान महल खरीद ले? एक ऐसा इंसान जिसकी एक आवाज पर देश की इकोनॉमी हिल सकती है। पर जब उसने अपनी लाइफ की सबसे पहली कार बनाई तो दुनिया ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और उनसे कहा गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता। आज मैं आपको किसी बिजनेस टाइकून की सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाने वाली। आज हम एक ऐसी दुनिया में एंटर करेंगे जहां पैसे से ज्यादा ताकतवर साइलेंस होती है। ये कहानी है एक अकेले बचपन की, एक ऐसी लव स्टोरी की जिसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी, और एक ऐसे बदले की जिसमें एक गोली भी नहीं चली पर सामने वाले का पूरा एम्पायर तबाह हो गया। रतन टाटा की ये कहानी सुनने के बाद सक्सेस को देखने का आपका नजरिया बदलने वाला है। आंखें बंद कीजिए और 1940s के बॉम्बे को इमेजिन कीजिए। एक बहुत बड़ा शाही महल, नौकर चाकर गाड़ियां सब कुछ। लेकिन इस महल के कोने में एक 10 साल का बच्चा बिल्कुल अकेला खड़ा है। वो रतन है। बाहर से सबको लगता है कि इस बच्चे की लाइफ सेट है, पर अंदर ही अंदर उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है, एक ऐसी सदी में जब डाइवोर्स शब्द सुनकर भी लोग रिश्ते तोड़ देते थे। स्कूल में बच्चे उन्हें चिढ़ाते रहते थे, ताने मारते थे। उसके पास रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं था। लेकिन तभी उसकी दादी नवाज भाई टाटा उसकी लाइफ में आती है। वो उसे सिखाती है एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस वेपन बनने वाली थी। द पावर ऑफ साइलेंट डिग्निटी। ईयर 1960, लॉस एंजलिस, यूएसए। रतन टाटा अब एक यंग लड़के हैं। ये उनकी लाइफ का सबसे फ्री और खूबसूरत फेज है। उनके पास अपनी एक छोटी सी कार है, आर्किटेक्चर की डिग्री है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें प्यार हो गया है। वो दोनों शादी करने वाले थे, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। इंडिया से एक कॉल आता है कि उनकी दादी बहुत बीमार है। रतन टाटा अपना सब कुछ, अपना करियर, अपनी लाइफ, अपना प्यार लॉस एंजलिस में होल्ड पर डालकर इंडिया वापस आते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पार्टनर भी इंडिया आ जाएगी। पर साल था 1962। इंडिया और चाइना का वॉर शुरू हो चुका था। डर के मारे उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे इंडिया आने से रोक दिया। फासले बढ़ते गए और एक दिन वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। उस दिन उस लव स्टोरी का डी एंड हो गया और एक लेजेंड का जन्म हुआ, रतन टाटा। रतन टाटा ने उसके बाद कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक चीज़ पर लगा दिया, अपने देश पर। लेकिन सोचिए, उस इंसान के दिल का बोझ कैसा होगा जिसने पूरी दुनिया जीत ली पर अपना पहला प्यार हार गया। नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है द बोर्ड रूम बैटलफील्ड, द स्ट्रगल एंड इंटरनल पॉलिटिक्स। 1991 के बाद जेआरडी टाटा ने अनाउंस कर दिया कि रतन टाटा टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन होंगे। आपको लगता होगा कि सबने उन्हें वेलकम किया? बिल्कुल भी नहीं। टाटा एम्पायर के अंदर के शार्क्स उन्हें खाने के लिए तैयार बैठे थे। बड़े बड़े सीईओस जिन्होंने अपनी अलग सल्तनतें बना ली थी, उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। मीडिया ने हेडलाइंस छाप दी, द रॉन्ग चॉइस। कोई और होता तो पैनिक कर जाता, लेकिन रतन टाटा ने अपने बचपन की उस साइलेंट डिग्निटी को इन्वॉल्व किया। उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने एक शांति भरा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट एज फिक्स कर दी। एक ही झटके में, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी झगड़े के, सारे पुराने लीडर्स को गेम से आउट कर दिया और पूरा टाटा ग्रुप एक छतरी के नीचे आ गया। और ये मास्टर क्लास थी एब्सोल्यूट इमोशनल इंटेलिजेंस की। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट आना अभी बाकी था। 1998, रतन टाटा ने अपना सपना, इंडिया की पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की। मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। टाटा मोटर्स ब्लड पाथ में था। मजबूरन उन्हें अपनी कार डिवीजन बेचने के लिए अमेरिका जाना पड़ा, फोर्ड मोटर कंपनी के पास। अब मीटिंग रूम में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को देखकर पूरे बोर्ड के सामने जलील करते हुए कहा, जब तुम्हें पैसेंजर कार्स का कुछ पता ही नहीं तो इस बिजनेस में घुसे क्यों हो? हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा चुप रहे। उन्होंने फाइल बंद की, डील कैंसिल की
और उसी रात इंडिया वापस आ गए। वो बेइज्जती उनके दिमाग में छप चुकी थी। अब आते हैं 10 साल आगे। 2008। वक्त का पहिया घूमा। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में फोर्ड मोटर्स बैंकरप्ट होने के कगार पे थी। उनके सबसे प्रीमियम ब्रांड्स जागुआर एंड लैंड रोवर बर्बाद हो रहे थे। तब एक इंडियन कंपनी सामने आई और उसने फोर्ड को डूबने से बचाने के लिए JLR को 9300 करोड़ में खरीद लिया। वो कंपनी थी टाटा मोटर्स। एंड मीटिंग में वही बिल फोर्ड सामने थे, बस इस बार उनके शब्द अलग थे। उन्होंने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, एंड इस लेवल का कमबैक कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलो एक हार्श रियलिटी पे बात करते हैं। क्या आपने कभी एक अजीब सी बात नोटिस की है? एक आम मिडिल क्लास इंसान 10 लाख रुपए का कार लोन लेगा, सालों तक EMI पे करेगा और रात को चैन से सो भी नहीं पाएगा, बट वो कैश देकर 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने से शर्माएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में उधार की जिंदगी चलेगी पर सस्ती जिंदगी नहीं। आज मैं आपको रतन टाटा के लाइफ की उस प्रोजेक्ट की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक था पर ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा शिकार बन गया। ये कहानी है टाटा नैनो की, और ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें आपको किसी कार का इंजन नहीं बल्कि इंसानी दिमाग का सबसे डार्क और ट्रू बिहेवियर नजर आएगा। रतन टाटा बाकी बिलियनियर्स की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो स्प्रेडशीट्स और प्रॉफिट मार्जिन्स देखकर कभी इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। वो इन्फ्लुएंस होते थे इंसानी दर्द से। उनके अंदर एक ऐसी एम्पैथी थी जो किसी भी बिजनेस टाइकून में मिलना मुश्किल है। बात एक बरसात के दिन की है। रतन टाटा मुंबई की सड़क पर अपनी आलीशान गाड़ी में जा रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी नज़र एक स्कूटर पर पड़ी। उस एक स्कूटर पर 4 लोग थे। एक आदमी ड्राइव कर रहा था, आगे एक छोटा बच्चा खड़ा था और पीछे उसकी पत्नी एक और बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। पूरा परिवार बारिश में भीग रहा था और फिसलती सड़क पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। उस एक विजुअल ने रतन टाटा के दिमाग को हिलाकर रख दिया। उन्होंने वहां कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देखी। उन्होंने वहां एक मजबूर बाप देखा जो अपनी फैमिली को सेफ नहीं रख पा रहा था। उसी गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं इस देश के आम आदमी के लिए एक ऐसी कार बनाऊंगा जिसमें उसकी फैमिली सेफ रहे और जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया हो। उनका इंटेंट 100% प्योर था। वो एक इंसान की जान बचाना चाहते थे। जब उन्होंने दुनिया के सामने 1 लाख की कार का ऐलान कर दिया तब हर ग्लोबल ऑटो कंपनी ने उनका मजाक बनाया। इंजीनियर्स ने कहा, सर 1 लाख की कार बनाना नामुमकिन है, पर रतन टाटा जिद्दी थे। उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिए, हर छोटी डिटेलिंग पर काम किया, मटेरियल कॉस्ट कट की और आखिरकार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। टाटा नैनो बनकर तैयार थी। लेकिन यहीं पर उनकी मार्केटिंग टीम से एक ऐसी मिस्टेक हुई जिसने इस इंजीनियरिंग मिरेकल को तबाह कर दिया। उन्होंने कार को लेबल कर दिया दुनिया की सबसे सस्ती कार, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार। और यही एक शब्द था चीपेस्ट, जिसने आम आदमी के सबकॉन्शियस माइंड पर गलत तरीके से हिट किया। अब आती है सबसे बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी। इंडिया में एक कार सिर्फ A से B तक जाने का एक साधन नहीं है। कार एक स्टेटस सिंबल है। ये एक स्टेटमेंट है जो आप सोसाइटी को देते हैं। लोग गाड़ी इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें आराम चाहिए, वो गाड़ी इसलिए खरीदते हैं ताकि पड़ोसी उन्हें गाड़ी में बैठा हुआ देखे। जब कोई इंसान पहली गाड़ी खरीदता है तब वो अपने सालों की मेहनत, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है। जब टाटा नैनो मार्केट में आई तो लोगों के दिमाग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास आदमी अपने घर के बाहर दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार खड़ी करके अपने पड़ोसियों को ये नहीं बताना चाहता था कि वो गरीब है। नैनो चलाते वक्त लोगों को लगता था कि सोसाइटी उन्हें जज कर रही है। उन्हें लगता था कि ये उनकी सक्सेस का नहीं बल्कि उनकी मजबूरी का सिंबल बन गया है। आप सोच कर देखो, आदमी लोन का बोझ उठा लेगा, रात भर करवटें बदलेगा, EMI भरने के लिए डबल शिफ्ट करेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया की नज़रों में उसे एक बड़ी गाड़ी का मालिक दिखना है। बट वो कैश देकर 1 लाख की कार का मालिक बनकर अपना ईगो छोटा नहीं करना चाहता।
तो नैनो इंजन की वजह से फेल नहीं हुई, नैनो फेल हुई ह्यूमन ईगो की वजह से। रतन टाटा ने लोगों की सेफ्टी का ख्याल तो रखा, पर वो आम इंसान की दिखावा करने की साइकोलॉजी को अंडर एस्टिमेट कर गए। पर सोचिए, इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग बात क्या है? ये कि रतन टाटा का दिल इतना साफ था कि उन्होंने उस मिडिल क्लास आदमी की जान की परवाह की, जिसने अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए उनकी ही कार को रिजेक्ट कर दिया। नैनो का फेल होना किसी प्रोडक्ट का फेलियर जरूर था, पर इसने रतन टाटा को अमीर से महान बना दिया। क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने ही बिलियनर हैं जो अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं, बल्कि सड़क पर भीगते हुए किसी अनजान परिवार के दुख के बारे में सोचते हैं। तो इंसानियत के टेस्ट में नैनो चाहे फेल हो गई, पर रतन टाटा का आइडिया हमेशा के लिए पास हो गया। नाउ फ्रॉम हियर वी टॉक अबाउट द 26/11 अटैक, द डार्केस्ट नाइट। ईयर था 2008 का, रतन टाटा की लाइफ का सबसे टर्बुलेंट ईयर। एक तरफ उन्होंने जेएलआर खरीदकर इतिहास रचा था और दूसरी तरफ नैनो का सपना टूट रहा था। पर उन्हें नहीं पता था कि सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी है। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकवादियों के हमले से दहल उठी, और इस हमले का सबसे बड़ा निशाना था रतन टाटा का गुरूर, द ताज महल पैलेस होटल। जब गोलियां चल रही थी और ताज होटल जल रहा था, तब वहां एक 70 साल का आदमी बिना किसी वीआईपी सिक्योरिटी के अकेले होटल के बाहर सड़क पर खड़ा था। वो थे रतन टाटा। ताज होटल सिर्फ एक ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं थी, वो उनके दादाजी जमशेदजी टाटा का बनाया हुआ 100 साल पुराना सपना था, टाटा एम्पायर का सबसे कीमती ताज। लेकिन उस रात उस अकेले खड़े आदमी ने एक ऐसी बात कही जो कोई और बिजनेसमैन सपने में भी नहीं सोच सकता। जब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड कमांडोज एक बंद कमरे में अपना ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, तब रतन टाटा ने उनसे साफ शब्दों में कहा, अगर जरूरत पड़े तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी, इस पूरे होटल को बॉम्ब से उड़ा देना। मुझे इस बिल्डिंग के गिरने का कोई दुख नहीं होगा, पर इन आतंकवादियों को जिंदा मत छोड़ना, जिन्होंने हमारे बेकसूर लोगों की जान ली है। उनकी आंखों के सामने उनकी विरासत जल रही थी, पर उन्हें फिक्र उस बिल्डिंग की नहीं, बल्कि अंदर फंसे लोगों की जानों की थी। उन्होंने दिखा दिया था कि पैसा एंड प्रॉपर्टी दोबारा बन सकती है, पर ह्यूमन लाइफ नहीं। एंड जब अटैक खत्म हुआ, तब उन्होंने वो किया जो हार्वर्ड के किसी बिजनेस स्कूल की किताब में नहीं सिखाया जाता। उन्होंने अपने स्टाफ के उन 80 लोगों की लिस्ट बनाई जो इस हमले में मारे गए या जख्मी हुए थे, और फिर टाटा ग्रुप का ये सबसे बड़ा मालिक मुंबई की छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में, तंग गलियों में उन एम्प्लॉयज के घर पैदल गया। उन्होंने हर एक परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। जिन एम्प्लॉयज की जान गई थी, उनकी आखिरी रिटायरमेंट एज तक की सैलरी उनके परिवार को हर महीने दी गई। उनके बच्चों की पूरी एजुकेशन और उनके माँ बाप के लाइफ लॉन्ग मेडिकल एक्सपेंसेस रतन टाटा ने उठाए। एक वेंडर जो होटल के बाहर ठेला तक लगाता था, उसे भी उन्होंने कॉम्पनसेशन दिया। आप कह सकते हो कि आग तो ताज होटल में लगी थी, पर उस आग में तपकर जो कुंदन बाहर आया, वो रतन टाटा थे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछेगा, हम दिन रात किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सोसाइटी में अपना स्टेटस। रतन टाटा की लाइफ हमें लाइफ का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन कोड सिखाती है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हैं। उनके पास अपना कोई जीवन साथी नहीं था, उनकी वो पर्सनल कुर्सी जिंदगी भर खाली रही। पर जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों ने ऐसा महसूस किया जैसे उनके अपने घर का कोई बड़ा बुजुर्ग चला गया हो। और सच बताऊं तो ये कहानी सुनाते हुए मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। उन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं मांगा, पर उन्होंने अपना सब कुछ इस कंट्री को दे दिया, और बदले में देश ने उन्हें अपने दिल की उस कुर्सी पर बैठा दिया जहां से उन्हें कोई नहीं उतार सकता। तो जिंदगी में जब भी आप टूटने लगे, जब आपका कोई भी सपना फेल हो जाए, या जब लोग आपका मजाक उड़ाए, तो गुस्से में शोर कभी मत मचाना। आपकी साइलेंट डिग्निटी को याद रखना, अपने इंटेंशंस को हमेशा साफ रखना, क्योंकि पैसा, पावर एंड स्टेटस वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं, पर आपका कैरेक्टर, आपकी एम्पैथी और लोगों के लिए आपका सेल्फलेस वर्क आपको हमेशा जिंदा रखता है। तो शांति से अपना काम करते रहिए,
क्या पता कल आपका यही साइलेंट एक्शन किसी और की ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऑडियो बुक में, तब तक के लिए टेक केयर।